नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बताते कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहली बड़ी खबर, मोदी के लद्दाख दौरे से पहले लद्दाख हिमाचल सीमा विवाद पर हलचल शुरू। सुरक्षा बलों को अंतरिम सुरक्षा जिम्मेदारियों से मुक्त कराने की योजना बना रही सरकार। क्या चंबल की विकास योजना में कारपोरेशन की साजिश, डाकुओं की होगी वापसी। मिनी रत्न वन का दर्जा रखने वाली इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। रेलवे ने गलत आंकड़ों से आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई। SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट, ध्यान नहीं दिया तो हो जाएंगे कंगाल। SBI करने जा रहा है मेगा नीलामी, घर, दुकान या प्लाट खरीदने का अच्छा मौका। योगी सरकार का बड़ा फैसला, छेड़खानी व यौन अपराध करने वालों के शहरों में लगेंगे पोस्टर। युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना। 20 लाख छात्रों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से, जानेंगे एक एक समाचार विस्तार से। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। मोदी के लाहौर दौरे से पहले लद्दाख हिमाचल सीमा पर हलचल शुरू। चीन के साथ बढ़ते विवाद के बीच सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अटल टनल के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 अक्टूबर का दौरा प्रस्तावित है। मोदी के इस दौरे के साथ ही लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर और हिमाचल के बीच एक दशक से चल रहे सीमा विवाद का मुद्दा फिर गर्मा गया है। मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन व राजस्व विभाग से लद्दाख के साथ चल रहे सीमा विवाद पर पूरी जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को इस मसले पर अधिकारियों के साथ मंथन किया गया है। दरअसल लद्दाख लंबे समय से हिमाचल के सारचू तक क्षेत्र को अपना हिस्सा बताता रहा है। सारचू के इस नो मैंस लैंड वाले इलाके में हिमाचल पुलिस की एक पोस्ट पिछले 1.5 दशक से बनी है। इसके जरिए हर साल मनाली से लेह जाने के दौरान रास्ते में रुकने वालों की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस इस पोस्ट के जरिए संभालती है। पिछले साल लद्दाख पुलिस ने हिमाचल सीमा के 13 किलोमीटर अंदर सारचू में एक अस्थायी पोस्ट बना दी। इसके बाद विवाद बढ़ गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मसले को चंडीगढ़ में अमित शाह की अध्यक्षता में हुई नॉर्थ जोन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में उठाया। इसके बाद मामले को निपटाने को नए सिरे से कवायद शुरू हुई। बिलासपुर से लेह के लिए प्रस्तावित रेल लाइन के सर्वे का काम शुरू हो चुका है। ऐसे में क्षेत्र का महत्व बढ़ेगा, इसी वजह से यह विवाद अब बढ़ गया है। हालांकि लद्दाख के यूटी बनने के बाद केंद्र का सीधा नियंत्रण है। ऐसे में अब इस मसले के निपटने की संभावना बढ़ गई है। केंद्र के निर्देश पर सर्वे ऑफ इंडिया भी इस काम में जुटा है। हिमाचल अपने क्षेत्र से संबंधित नक्शे व राजस्व दस्तावेज तैयार कर सर्वे ऑफ इंडिया को भेज रहा है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सुरक्षा बलों को आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से मुक्त कराने की योजना बना रही सरकार। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि भारत सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले BSF, ITBP और SSB जैसे सुरक्षा बलों को चरणबद्ध तरीके से आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से मुक्त करने की महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। पिछले वर्ष इस पर हुई थी चर्चा। सूत्रों ने कहा कि पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई थी इस बलों की बैठक में पहली बार इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी। प्रस्ताव के अनुसार गृह मंत्री एक नए मॉडल पर काम कर रहा है, जिसके तहत चुनाव कराने समेत आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों का अधिकतम भार देश का सबसे बड़ा
अर्धसैनिक बल केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ उठाएगा। सैनिकों को सीमा छोड़कर करनी पड़ती है चुनावी निगरानी। 3,25,000 सुरक्षा कर्मियों वाले सीआरपीएफ को पहले ही देश के अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है। प्रस्ताव के अनुसार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और कुछ राज्यों में उपचुनाव के दौरान एक नया प्रयोग किया जाएगा, जिसके तहत इन चुनावों में राज्य के पुलिस बल और सीआरपीएफ को 70 संबंधित 30 के अनुपात में तैनात किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, चुनाव के दौरान सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हाथों में होगी। सीमा की सुरक्षा करने वाले बल जैसे सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को चरणबद्ध तरीके से चुनाव जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, गृह मंत्रालय ने तय किया है कि इन तीनों बलों को चुनाव और कानून व्यवस्था बरकरार रखने में राज्य के पुलिस बलों की मदद जैसी नियमित आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों से अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। प्रतिवर्ष इन बलों के हजारों सैनिकों को सीमा से हटाकर चुनाव और विभिन्न राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रस्ताव में सीमा की सुरक्षा हेतु अधिक चौकियों का संचालन शुरू करने तथा आंतरिक सीमा चौकियों के बीच दूरी को कम करने जैसे कार्य शामिल है। एक और जहां बीएसएफ पाकिस्तान से लगी 3300 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा और बांग्लादेश से लगी 4096 किलोमीटर लंबी संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करता है, वहीं आईटीबीपी का काम चीन से लगी 3488 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करना है। एसएसबी नेपाल से लगी 1757 किलोमीटर लंबी सीमा और भूटान से लगी 688 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है। वहीं असम राइफल का काम म्यांमार से लगी सीमा की सुरक्षा करना है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। क्या चंबल की विकास योजना में कारपोरेट की साजिश, डाकुओं की होगी वापसी। विश्व बैंक की मदद से चंबल के बीहड़ों के समतलीकरण और इसे कृषि योग्य बनाने हेतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार के बीच पिछले दिनों संभावनाओं की तलाश में हुई मीटिंग और नई दस्यु सुंदरियों की खोज में यूपी पुलिस के बीहड़ों को खंगाल डालने की घटनाएं एक साथ होती है। बेशक दोनों के बीच कोई प्रत्यक्ष रिश्ता न हो, लेकिन इनका एक साथ होना यह इतना जरूर दर्शाता है कि युगों से चला आ रहा चंबल के बीहड़ों का गंभीर संकट दोनों जगह बरकरार है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विश्व बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में ग्वालियर चंबल संभाग की 3 लाख हेक्टेयर प्रति बीहड़ भूमि हेतु जिस प्लान के लिए समझदारी विकसित हुई है उसका पार्लियामेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश होना है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस पर अंतिम मुहर लगाएंगे। श्री तोमर बताते हैं कि यह परियोजना न सिर्फ क्षेत्र की भूमि को कृषि योग्य बनाएगी, बल्कि क्षेत्रीय लोगों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी मुहैया कराएगी। उन्होंने प्रस्तावित चंबल एक्सप्रेस हाईवे को इस परियोजना से जोड़ते हुए कहा कि इस सब के पूरा हो जाने से समूचे बीहड़ क्षेत्र का बड़ा पैमाने पर विकास होगा। इसके विपरीत स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और इस बीच में कार्यरत पर्यावरणविदों का आरोप है कि इस कथित विकास के पीछे क्षेत्र में बड़े पैमाने का कारपोरेट की घुसपैठ और स्थानीय किसानों के विनाश का षड्यंत्र छिपा है। उनका यह मानना है कि अगर ऐसा सचमुच घटा तो तबाह हो चुके ये किसान बगियों की नई फौज के रूप में जन्म लेंगे और बीहड़ों को शांति
हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा रखने वाली इस कंपनी में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार। 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। डिफेंस सेक्टर की शिप बिल्डिंग कंपनी मोजागन डॉक का IPO इस महीने लॉन्च होने वाला है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इस कंपनी में 15% हिस्सेदारी बेचकर 400 से 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। 29 सितंबर को इसका IPO लॉन्च होगा। केंद्र सरकार रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आने वाली डिफेंस कंपनी मोजागन डॉक में IPO के जरिए 15% हिस्सेदारी कम करेगी। IPO के लिए प्राइज बैंड 135 से 145 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस सरकारी डिफेंस कंपनी का IPO 29 सितंबर 2020 को जारी किया जाएगा, जो कि 1 अक्टूबर तक के लिए खुला रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक मोजागन डॉक शिप बिल्डिंग के IPO के जरिए 400 से 550 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। यह कंपनी की पहली IPO होगी। 2006 में मिला था मिनी रत्न का दर्जा। केंद्र सरकार की डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी, जो कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोजेक्ट विभाग के अधीन है। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी के पास अधिकतम शिप बिल्डिंग और सबमरीन क्षमता 40,000 DWT की है। यह कंपनी वारशिप और सबमरीन के कंस्ट्रक्शन और रिपेयर का काम करती है। इसके लिए कमर्शियल क्लाइंट के लिए भी यह काम कंपनी करती है, सर्विसेज देती है। साल 2006 में इस कंपनी को मिनी रत्न फर्स्ट का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रेलवे ने गलत आंकड़ों से आर्थिक स्थिति बेहतर दिखाई। CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण ने बुधवार को संसद में भारतीय रेलवे के आर्थिक हालात से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है। इसमें CAG ने रेलवे की आर्थिक दशा पर चिंता जताते हुए कहा कि ऑपरेटिंग रेशियो को गलत तरीके से दर्शाया गया है। साथ ही CAG ने रेलवे के प्रोजेक्ट में देरी तक चिंता जताई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण CAG ने रेलवे की आर्थिक दशा पर चिंता जताई है। CAG ने कहा है कि रेलवे ने अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर दिखाने के लिए भविष्य की कमाई को अपने खाते में जोड़कर दिखाया। CAG ने रेलवे के आर्थिक हालात से जुड़ी अपनी रिपोर्ट बुधवार को संसद के दोनों सदनों में पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ने साल 2018-19 में अपना ऑपरेटिंग रेशियो 97.27 दिखाया है। हालांकि रेलवे का लक्ष्य ऑपरेटिंग रेशियो को 92.8 रखना था, फिर भी जो आंकड़े रेलवे की तरफ से दिखाए गए उनके लिए गलत तरीका अपनाया गया। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। SBI ने ग्राहकों को किया अलर्ट, ध्यान नहीं दिया तो हो जाएंगे कंगाल। SBI ने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल भेजा जा रहा है, ऐसे में ऐसे ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने अपने 44 करोड़ से ज़्यादा ग्राहकों को अलर्ट किया है। देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए SBI समय समय पर अलर्ट जारी करता रहता है। इसी क्रम में SBI ने आज एक फर्जी ईमेल को लेकर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में कहा गया है कि ग्राहक ने अगर ध्यान नहीं दिया तो उनका बैंक खाता खाली हो सकता है। SBI ने ट्वीट कर बताया कि जालसाज ग्राहकों को एक ईमेल भेज रहे हैं जो SBI से आया प्रतीत होता है। बैंक ने अलर्ट में लिखा
हमारे ग्राहकों को किसी अनजान कंपनी नाम से SBI स्टाइल में एक फेक अलर्ट ईमेल प्राप्त हुआ है। कृपया ऐसे ईमेल को क्लिक करने से बचें। SBI अपने ग्राहकों को इस तरह के ईमेल नहीं भेजता है। इसके साथ ही SBI यह भी बताया कि अगर आप ठगी का शिकार होते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। SBI ने ग्राहकों को कहा कि अगर आप SBI के नाम से कोई फेक ईमेल मिलता है तो आप उसे नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल को रिपोर्ट करें। साइबर क्रिमिनल अक्सर लोगों को ठगने के लिए लोगों को बैंक या टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के नाम से लिंक भेजते हैं। इस ट्वीट में SBI ने अपने इंटरनेट बैंकिंग का भी लिंक www.onlinesbi.sbi/ दिया है। SBI ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस इस्तेमाल करने वाले ग्राहक इसी पोर्टल के जरिए ही SBI बैंकिंग सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके लिए हमेशा ऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक करें। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। SBI करने जा रहा है मेगा ई नीलामी, घर दुकान या प्लाट खरीदने का अच्छा मौका। भारतीय स्टेट बैंक SBI 30 सितंबर को मेगा ई ऑक्शन नीलामी करने जा रहा है। इस दौरान 1000 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को नीलामी के लिए रखा जाएगा। इस प्रॉपर्टीज में ओपन प्लाट, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल व कमर्शियल प्रॉपर्टी शामिल है। ये उन लोगों की गिरवी संपत्तियां हैं जो बैंक का कर्जा चुकाने में नाकाम रहे हैं और अब SBI उनसे बकाया वसूलने के लिए इन प्रॉपर्टीज की नीलामी करने जा रहा है। SBI की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक बैंक गिरवी कोर्ट के आदेश से कुर्क की गई अचल संपत्तियों को नीलामी के लिए रखते वक्त बेहद पारदर्शिता से काम करता है। उन सभी संबंधित जानकारी को उपलब्ध कराता है जो प्रॉपर्टी को बिल्डर्स के लिए आकर्षक बनाए ताकि वे नीलामी में भाग लें। बैंक का यह भी कहना है कि वह संपत्ति के फ्री होल्डर या लीज होल्डर होने, उसकी माप स्थल आदि समेत अन्य जानकारियां भी नीलामी के लिए जारी सार्वजनिक नोटिस में देता है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, छेड़खानी व यौन अपराध करने वालों के शहरों में लगेंगे पोस्टर। महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़खानी, दुर्व्यवहार, अपराध, यौन अपराध करने वाले अपराधियों के अब चौराहे पर पोस्टर लगेंगे। CM की तर्ज पर ऐसे अपराधियों के फोटो सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को गृह व पुलिस विभाग के आला अफसरों को ऐसे अपराधियों से सख्ती से निपटने के लिए निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाए। इस तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ उनके मददगारों के नाम भी उजागर किए जाएंगे। जहां तक संभव होगा महिलाओं से किसी भी तरह का अपराध करने वाले दुराचारियों को महिला पुलिस कर्मियों से ही दंडित कराया जाएगा। विभागीय स्तर पर भी सख्ती बरती जा रही है और कहा गया है कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और CO की जिम्मेदारी तय होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह एंटी रोमियो स्क्वाड ने प्रभावी कार्रवाई की, वैसे ही हर जनपद की पुलिस अभियान चलाकर कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री के सख्त रुख के बाद इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई किए जाने को लेकर आला अफसर सक्रिय हो गए। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव गृह अविनाश कुमार अवस्थी व DGP हितेश चंद्र अवस्थी ने अलग अलग निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव गृह ने इसके बाद एक बैठक में इस दिशा में ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि जनमानस में पुलिस की बेहतर छवि का प्रदर्शन किया जाए ताकि महिलाओं व बालिकाओं में पुलिस के प्रति और अधिक भरोसा भी बढ़े। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। युवाओं को रोजगार देने के लिए योगी सरकार की बड़ी योजना, 20 लाख छात्रों का डाटा बैंक बनाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना अब व्यावसायिक छात्रों को बड़ा तोहफा देने की है। उन्होंने 20 लाख छात्रों का डाटा तैयार करने का फैसला लिया है। इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा तोहफा दिया है। यूपी में इंजीनियरिंग और व्यावसायिक शिक्षा के लिए 20 लाख छात्रों का पूरा ब्यौरा यूपी सरकार तैयार करेगी। वहीं आज सीएम योगी ने यूराइज की अहम बैठक भी बुलाई। यूराइज सॉफ्टवेयर पर प्रत्येक छात्र के प्रवेश से लेकर रोजगार पाने तक का पूरा ब्यौरा होगा। सीएम का कहना है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य यूपी होगा। इसके अलावा सरकार के तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों के कायाकल्प के लिए योगी सरकार आज 200 करोड़ रुपए भी देगी। बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रोत्साहन योजना के तहत सरकारी संस्थाओं को 200 करोड़ रुपए पहले भी योगी सरकार दे चुकी है। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। कंगना की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट की बीएमसी को फटकार। बारिश में इमारत को तोड़कर नहीं छोड़ सकते, आज होगी सुनवाई। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनावत के दफ्तर को तोड़े जाने के मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय रावत से जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाते हुए कहा कि इमारत को तोड़कर उसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इस मामले में शुक्रवार को यानी आज सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने कहा कि दफ्तर का एक हिस्सा गिराया जा चुका है और बारिश की वजह से सुनवाई को टाला नहीं जा सकता है। कोर्ट ने दायर संशोधित याचिका में रिस्पोंडेंस के नाम पर भी नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने याचिका को और संशोधित करने की अनुमति दे दी है और शुक्रवार 25 सितंबर को दोपहर 3 बजे सुनवाई का समय तय किया गया है। जस्टिस एस.जे. कथावाला और जस्टिस आर.आई. चागला की डिवीजन बेंच को याचिका पर सुनवाई के दौरान वकील प्रदीप जे. थोराट द्वारा बताया गया है कि वे संजय रावत की ओर से पेश हो रहे हैं और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय की आवश्यकता है क्योंकि उन्हें गुरुवार सुबह ही याचिका मिली है। थोराट ने आगे कहा कि संजय रावत चूंकि संसद के सदस्य हैं और इस समय संसद सत्र की वजह से दिल्ली में होने के चलते निर्देश देने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें कोर्ट द्वारा और समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद याचिका पर सुनवाई होना चाहिए। वहीं बीएमसी के वरिष्ठ वकील अनिल साखरे ने भी भव्यवंत लाते की ओर से और अधिक समय की मांग की। पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को अभियोजित करने यानी पार्टी बनाने की इजाज़त एक्ट्रेस को दी थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि बंगले के एक हिस्से को गिराया जा चुका है और मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से याचिका पर सुनवाई को और नहीं टाला जा सकता है। बेंच ने कहा, हम ध्वस्त हो चुके घर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको यहाँ पर ज़्यादा समय चाहिए, लेकिन बाकी आप बहुत तेज हैं। कोर्ट ने थोराट को रावत की ओर से जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।